Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 28 September 2024. तो आज हम 28 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इन टूडेज लेक्चर फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज. तो सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी समाचार चल रहे हैं, कोई इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, तो वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स हम इसमें कवर करेंगे. कुछ बैंक और वित्तीय समाचार हम डिस्कस करेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड अगर कोई समाचार बनता है तो वो देखेंगे. कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेल इवेंट्स हम देखेंगे. महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे. रिसेंटली अगर कोई बुक इनॉग्रेट की गई है, कोई किसी बुक का अनावरण हुआ है या उसके राइटर कौन है, उससे रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे. रैंक एंड रिपोर्ट्स, उसके साथ साथ रिसेंट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश ऑफ द लेक्चर, मतलब आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर किया है. कंप्लीट समरी देखेंगे आज के लेक्चर. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. द इमेज यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. तो अभी रिसेंटली जापान में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है और शिगेरू इशिबा को जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में तैयार किया गया है बेसिकली. तो शिगेरू इशिबा जो पूर्व रक्षा मंत्री थे जापान के, उन्हें अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं. उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व चुनाव में जीत हासिल की है. इशिबा फूमियो किशिदा की जगह लेंगे, यानी इससे पहले अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो फूमिया किशिदा थे. उनकी जगह पर अब इशिदा अपॉइंट होंगे. एलडीपी के नीचे सदन में बहुमत होने के कारण इशिबा का इस भूमिका में आना लगभग तय है. वह नेतृत्व की दौड़ में आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने साइताइची को 21 वोटों से के मामूली अंतर से उन्होंने हराया. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे. शिगेरू इशिबा नेक्स्ट जापान प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेशनल न्यूज है, इंडियन रेलवे से है. उत्तर पश्चिमी रेलवे में त्वरित बचाव कार्यों के लिए भारतीय रेलवे ने रेल रक्षक दल का शुभारंभ किया. तो रेल रक्षक दल बेसिकली इसका पर्पस क्या है? क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन इन नॉर्थ वेस्ट जोन. तो जो नॉर्थ वेस्ट जोन है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर क्विक रेस्पॉन्स ऑपरेशंस के लिए, त्वरित बचाव कार्यों के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है. इस पहल की निगरानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की जाती है और इसमें तैराकी जैसे कौशल में प्रशिक्षित शारीरिक रूप से फिट रेलवे कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. रेल रक्षक दल का उद्देश्य आपात स्थितियों के दौरान रेलवे और जिला प्रशासन की सहायता करना. तो इमरजेंसी अगर कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो उसके दौरान हेल्प करना है. इससे पहले भारतीय रेलवे बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल पर भी निर्भर था. तो इससे पहले एनडीआरएफ था जो बेसिकली इस तरह की सिचुएशंस को डील करता था, और अभी उत्तर पश्चिमी रेलवे के लिए न्यू इनिशिएटिव रेल रक्षक दल स्टार्ट किया गया है. यह पहल भारतीय रेलवे के हितधारकों को आपात स्थिति के दौरान निःशुल्क सेवा का उपयोग करने में सक्षम बनाई. क्लियर? नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट. तो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अभी न्यू दिल्ली में रिसेंटली इनॉग्रेट किया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को. अच्छा, इस वेबसाइट का, इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? क्यों इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो त्योहार 6 से 8 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की मूंगा और एरा रेशम को समर्पित मंडप शिल्पकारों के हस्तशिल्प के जीवंत प्रदर्शन और भौगोलिक संकेत उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. तो बेसिकली जो भारत के क्राफ्ट्समैन हैं, जो एरा सिल्क है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्पेशली जो मूंगा है,
उसको प्रमोट करने के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। क्लियर? वेबसाइट इस कार्यक्रम के बारे में अपडेट, समय सामग्री और भागीदारी विवरण के लिए एकमात्र मंच के रूप में भी कार्य करेगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से भारत की न्यू एयरलाइन शंख एयर को अभी क्या मिल गया है? मंजूरी मिल गई है, या वी कैन से कि प्रमाण पत्र मिल गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। तो शंख एयर जो शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी में है, उसको अभी मोका से अनापत्ति प्रमाण पत्र विच इज एनओसी प्राप्त हुआ है। शंख एयर उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी जिसमें हब लखनऊ और नोएडा में होंगे। एयरलाइंस का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां उच्च मांग और सीमित सीधी उड़ान विकल्प है। क्लियर? तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए शंख एयर को अभी परमिशन मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है, जो हवाई यात्री यातायात में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रहा है। शंख एयर को संचालन शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेश से अभी तक मंजूरी नहीं मिली। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से तो मिल गया, लेकिन डीजीसीए से अभी अप्रूवल नहीं मिला। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हम जीडीपी फोरकास्ट के लिए काफी सारी न्यूज ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी फोरकास्ट की है, जिसमें उसने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने वाली है और 2025 के लिए ये 7.2% रहने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी 6.7% तक धीमी हो गई, लेकिन आने वाले तिमाही में इसे तेज होने की उम्मीद है। सरकारी ऋण फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी के 58.2% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 56.8% रहने की उम्मीद है। वर्तमान अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, खाता घाटा की बात करें, तो 2024 में जीडीपी का 1% और 25 में 1.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले 1.7 के पूर्वानुमान से काफी कम है। उसके साथ साथ यहाँ पर कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी उपभोक्ता मुद्रास्फीति के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है, जिसमें बताया कि 24 में बढ़कर 4.7% होने की उम्मीद है, जो उच्च खाद्य कीमतों के कारण है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसने वास्तु हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण को नेस्पर्स वेंचर्स द्वारा मंजूरी दी है। तो नेस्पर्स वेंचर द्वारा वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कमीशन लिमिटेड में 10% से कम इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को अभी मंजूरी दे दी गई है बाय सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वीएस होल्डिंग्स लिमिटेड, एसटीपीएल ट्रेडिंग एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड थर्ड द्वारा होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। उसके साथ साथ बात करें क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड द्वारा सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण को भी अभी सीसीआई ने मंजूरी दी है। इस अधिग्रहण से होगा क्या? शामिल कंपनियों की वित्तीय और परिचालन क्षमताओं में बढ़ने की उम्मीद है। उसके साथ साथ बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सीसीआई के जनादेश का हिस्से की अनुमति जरूरी है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आरबीआई से है। आरबीआई ने मंजूरी दे दी है राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड के मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ विलय के लिए। तो अभी जो राजापुर सहकारी बैंक है उसको किस में मर्ज कर दिया जाएगा? मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड में मर्ज कर दिया जाएगा। तो आरबीआई के पास पावर है। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत 1949 के तहत धारा 56 के साथ किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन, दो बैंकों को आपस में क्या कर सकता है? मर्ज कर सकता है। तो ये मर्जर कब से लागू होगा? 23 सितंबर 2024 से ये लागू होगा। तो राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाएं मलाइट सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। इस विलय का मुख्य उद्देश्य शामिल बैंकों की संचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो
बेसिकली निकडिक लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड ने अभी अनवील किया है यूलिप लॉजिस्टिक हेथकॉन 2.0। तो 25 सितंबर 2024 को NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड ने नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक हैकाथॉन 2.0 को लॉन्च किया है। तो और किसकी भागीदारी रही है इसमें? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और उसके साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया। तो इनके तहत हैकाथॉन 2.0 को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम जो DPIIT के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित किया गया। आपका परिवहन ट्रैक करें एप्लीकेशन, जिसे यूलिप द्वारा संचालित किया गया था, को लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने के लिए भी लॉन्च किया गया है और इसे www.trackeryourtransport.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। 1800 से अधिक प्रतिभागियों ने लॉन्च इवेंट में शारीरिक और वर्चुअल रूप से पार्टिसिपेट किया। यूलिप 118 API के माध्यम से 10 मंत्रालयों की 37 प्रणालियों को ये एकीकृत करता है, जिसमें 1800 से अधिक डेटा फील्ड शामिल हैं और इसके पोर्टल पर 1000 से अधिक कंपनियां भी क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं और पंजीकृत हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। मैच हैदराबाद में तेलंगाना में खेला गया था, जहां पर सीरिया ने भारत को 3-0 से हरा दिया है। क्लियर? तो आपको याद रखना है, मैच हैदराबाद तेलंगाना के घंटी मोहन चंद बाल योगी एथलीट स्टेडियम में आयोजित हुआ। 2024 का टूर्नामेंट भारत, सीरिया और मॉरिशियस के बीच एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी, जो राउंड रॉबिन प्रारूप से खेली गई थी। सीरिया ने पहले मॉरिशियस को हराया और उसके बाद भारत को हरा के श्रृंखला में 6 अंक हासिल किए। भारत ने 2018 में उद्घाटन टूर्नामेंट और 2023 संस्करण जीता था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज। फीफा विश्व कप 2024 और फीफा महिला विश्व कप 2027, तो इन दोनों की स्पॉन्सरशिप किसको मिल गई है? लेज को इन दोनों की स्पॉन्सरशिप मिल गई है। तो लेज जो कि फ्रीटो ले INC के स्वामित्व वाला एक वैश्विक स्नैक ब्रांड है, उसे फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला कप 2027 की आधिकारिक प्रायोजना बेसिकली या स्पॉन्सरशिप मिल गई है। फीफा, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें 2026 की, तो ये कनाडा, मैक्सिको और USA में आयोजित होगा, जबकि महिला विश्व कप 2027 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। लेस दोनों टूर्नामेंट में हर मैच में फैन ऑफ द मैच की पहचान करेगा। साझेदारी में डोरिटॉस, चिटॉस, उसके साथ साथ अगर हम बात करें टॉसिटॉस, रफल, क्रैकर जैक, पॉपकॉर्न, क्वेकर एंड गेमेज जैसे ब्रांड शामिल है। इंपॉर्टेंट डे न्यूज। सार्वभौमिक सूचना पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस। तो सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मेजरली पर्पस क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए समान जानकारी तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह सूचना की पहुंच को बढ़ाने के लिए रणनीति पर चर्चा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई गवर्नेंस और सूचना तक पहुंच है। इस पालन से विशेष रूप से डिजिटल युग में बेहतर सूचना पहुंच की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। तो याद रखना, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब सेलिब्रेट किया गया? 28 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व रेबिज डे, वर्ल्ड रेबिज दिवस। विश्व रेबिज डे हर साल 28 सितंबर को रेबिज की रोकथाम और उसके उन्मूलन के बारे में, रेबिज के प्रिवेंशन और इरेडिकेशन के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए चिन्हित किया जाता है। 2024 में इसकी 18वीं वर्षगांठ है, 18वीं बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो रेबिज की सीमाओं को तोड़ना, रेबिज की रोकथाम और नियंत्रण में प्रगति की आवश्यकता पर जोर देना है। यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात बीमारियों में से एक के खिलाफ चल रही लड़ाई को उजागर करता है। क्लियर? तो वर्ल्ड रेबिज डे 28 सितंबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। तो 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो हार्ट से रिलेटेड हेल्थ है उसकी महत्वता के बारे में बेसिकली लोगों को अवेयर करता है।
यह हृदय रोगों के खिलाफ चल रही लड़ाई पर केंद्रित है, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। 2024 का पालन व्यक्तियों, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। लक्ष्य हृदय संबंधी स्थितियों की रोकने के लिए सक्रिय उपाय करना। तो वर्ल्ड हार्ट डे 2024 29 सितंबर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस तो 25 सितंबर को स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को या उनके योगदान को उजागर करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? तो यह दिन अंतरराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित है। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करना इस बार की थीम है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का प्रताप सबसे पहले कब रखा गया था? 2009 में तुर्की फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा रखा गया था और पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। FIP फार्मेसी फार्मास्यूटिकल विज्ञान और फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए वैश्विक निकाय है। अंत्योदय दिवस 2024। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे हम हर साल 25 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन उपाध्याय के अंत्योदय की अवधारणा पर जोर देता है, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और विकास। तो 25 सितंबर 2024 को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी जयंती मना रहे हैं? 108वीं जयंती मना रहे हैं। भारत सरकार ने जो 2014 में इस दिन की घोषणा की थी और पहली बार ये 2014 में 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर। तो अनिल रतूड़ी की है खाकी में स्थिपक एक IPS अधिकारी की यादें और अनुभव। तो अनिल रतूड़ी उत्तराखंड के पूर्व DGP हैं, जिन्होंने अभी अपनी एक बुक खाकी में स्थिपक का विमोचन किया है। पुस्तक में भारतीय पुलिस सेवा में उनके लगभग 35 वर्षों की चुनिंदा स्मृति और अनुभवों को संकलित किया गया है। यह उनके करियर के दौरान सामाजिक वातावरण पे एक गहन दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ जो बुक है वो गवर्नेंस, पॉलिसीज और इथिकल डिलेमास के बारे में बताती है, जो एक पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। यह वर्तमान अधिकारियों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है और कानून प्रवर्तन और समाज के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में जारी किया गया है। किसने जारी किया है इसे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जारी किया है, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान एंड केरला ने टॉप किया है इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ रेट। मतलब जो युवा बेरोजगारी दर है उसमें टॉप पर कौन रहा है? लक्षद्वीप टॉप पर रहा है, उसके बाद अंडमान और केरला। तो ये 7वीं वार्षिक रिपोर्ट है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें लक्षद्वीप में युवाओं की बेरोजगारी दर सबसे अधिक 36.2% है। ये लक्षद्वीप में युवाओं में बेरोजगारी में महिलाओं की अगर बात करें तो वो 79.7% है और पुरुष में 26.2% और ओवरऑल 36.2%। उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां पर बेरोजगारी दर 33.6% है और केरल में ये 29.9% है। तो देश में युवाओं की बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत लगभग 10.2 है, जिसमें महिलाओं की दर 11% है और पुरुषों की 9.8% है। मध्य प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी दर सबसे कम है, जो 2.6% है। इसके बाद गुजरात और झारखंड आते हैं। तो लोवेस्ट में आएंगे कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। और टॉप में अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो लक्षद्वीप, अंडमान और केरला ने टॉप किया है। टॉप इन द सेंस कि यहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट। SBI की ERD रिपोर्ट। ERD मतलब इकोनॉमिकल रिसर्च रिपोर्ट। तो इकोनॉमिकल रिसर्च डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत RBI ने कहा है इंडियन जो पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि घटती हुई दिशा में है। तो भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1971 में 2.20% से घटकर 2024 में 1% हो गई है। 2024 में भारत की कुल जनसंख्या 138 से 142 करोड़ के बीच होने की उम्मीद है और भारत की औसत आयु 2021 में 24 से बढ़कर 23-24 में 28 से 29 वर्ष होने का अनुमान है। भारत में कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या 1971 से बढ़ी और आगामी जनसंख्या में इसमें 64.4% तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2031 तक 65.2% तक बढ़ने की उम्मीद है।
2024 में 0 से 14% की आय के बच्चों का अनुपात 24.3% होने का अनुमान है, जो 2011 में 30.9% था। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आरबीआई एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, विच इज ईआरडी रिपोर्ट, इकोनॉमिकल रिसर्च डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट ओईसीडी विच इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल एंड डेवलपमेंट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फिर से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है। अकॉर्डिंग टू ओईसीडी जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025 के लिए 6.7% रहने की उम्मीद है और 26 में ये 6.8% तक बढ़ सकती है। तो ओईसीडी की रिपोर्ट ने भारत की मुख्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 4.5% तक बढ़ा दिया है, जो बेसिकली आरबीआई के पूर्वानुमान के अनुरूप है। वैश्विक वृद्धि 2024 और 25 दोनों में 3.2% पर स्थित रहने का अनुमान है, जिसमें मध्यम मुद्रास्फीति होगी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश ओईसीडी देशों में मुख्य मुद्रास्फीति में कमी जारी रही और G20 देशों के लिए पूर्वानुमान मुद्रास्फीति दरों में कमी देखी गई। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विच इज RINL ने लगातार 6वें वर्ष के लिए प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है। व्हाट इज CII-GBC? इट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर। सो ये लगातार छठी बार है जब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने CII-GBC राष्ट्रीय नेता पुरस्कार जीत लिया है। पुरस्कार 12 सितंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्राप्त किए गए। RINL ने लगातार 8वें वर्ष के लिए उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता इकाई पुरस्कार भी जीता है। पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के सचिव मिलिंद देवड़ा द्वारा प्रदान किए गए। RINL के ये पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं, जिसमें अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणाली और ब्लास्ट फर्नेस में पाउडर युक्त कोयला इंजेक्शन जैसी पहल भी शामिल है। तो अवार्ड याद रखना है, किसने 6 टाइम ये अवार्ड जीता। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 28 सितंबर 2024 के हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले हमने देखी अंतरराष्ट्रीय समाचार, जिसमें हमने जापान के अगले प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बारे में जिक्र किया। देन हमने राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने सबसे पहले रेलवे का इनिशिएटिव देखा, रेल रक्षक दर। उसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है। उसके साथ हमने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने शंख एयर इंडिया को न्यू एयरलाइन के लिए मंजूरी दे दी। बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड हमने देखे, जिसमें देखा एडीपी ने 2024 के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024 के लिए 25 के लिए भारत की जीडीपी फोरकास्ट क्या की है। सीसीआई अप्रूवल्स देखे हमने कुछ। उसके साथ साथ आरबीआई ने मंजूरी दी है राजापुर सहकारी बैंक को मलाड सहकारी बैंक में विलय कर दिया जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा है कि NLDSL ने अनवील किया है यूलिप लॉजिस्टिक हैकाथॉन 2.0। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमने देखा सीरिया ने भारत को हरा दिया है पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट में। उसके साथ साथ लेज को फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला कप 2027 की आधिकारिक स्पॉन्सरशिप मिल गई है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा सबसे पहले सार्वभौमिक सूचना तक पहुंचने का अंतरराष्ट्रीय दिवस, रेबीज डे से रिलेटेड देखा, विश्व हृदय दिवस, फार्मासिस्ट दिवस और अंत्योदय दिवस जो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। बुक्स में हमने एक इंपॉर्टेंट बुक देखी खाकी में स्थिगपग, जिसके राइटर अनिल रतूड़ी हैं। रैंक एंड रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसमें सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी दर लक्षद्वीप में है और सबसे कम मध्य प्रदेश में। उसके साथ साथ एसबीआई की ईआरडी रिपोर्ट देखी, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि को लेकर अलग अलग आंकड़े पहुंचाती है। रैंक एंड रिपोर्ट में हमने ओईसीडी की फोरकास्ट देखी भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए, और अवार्ड्स में हमने देखा कि RINL ने लगातार 6वें वर्ष के लिए प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीत लिया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।